बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को डी सीट करने का मामला काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। तल्खियाँ मज़ीद बढ़ चुकी हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ और कौमी असम्बली के इजलास में मौलाना फजल रहमान की तरफ से बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए तहरीक इंसाफ से मुतालिक। दूजानिब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी ये कहा कि इमरान खान साहब के पास कोई एजेंडा नहीं है। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यह कहना था कि माजी को भुला दिया जाए, जो कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा है और नई सियासत का आगाज किया जाए। उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी दरख्वास्त की कि वो तहरीक वापस ले लें तहरीक इंसाफ को डी सीट करने के हवाले से, और उन्होंने MKM से भी दरख्वास्त की कि वो भी अपनी तहरीक को वापस लेने के हवाले से दरख्वास्त जो दी है उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर को वो वापस ले लें। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को डी सीट करने के मामले पर अब से कुछ देर कबल अहम पेशरफ्त ये हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने MKM के सरबराह अल्ताफ हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। जराए का यह बताना है कि 10 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उसमें स्पीकर सरदार एयाज सादिक का यह कहना था कि MKM वो तहरीक वापस ले ले। ताहम अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें कुछ मोहलत दी जाए, गौर और फिक्र उन्होंने करना है। आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में। आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 18वीं और 21वीं तरमीम के हवाले से फैसला भी सामने आया है। दूसरी जानिब इमरान खान ने वजीउद्दीन अहमद साहब की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान तशरीफ फरमा है, तारुफ करा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है बैरिस्टर नुमान चड्ढा साहब तशरीफ फरमा है, उनका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, और आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। सईद आसिफ साहब तशरीफ फरमा है। सईद आसिफ साहब सीनियर तजियाकार हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलमान आबिद साहब भी आज के नशिस्त में हमारे साथ होंगे। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत खुशामदीद। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हासिल करना चाहेंगे और मैं बैरिस्टर नुमान चड्ढा साहब से पूछना चाहूँगा कि जो आज कौमी असम्बली में कहा गया मौलाना फजल रहमान की तरफ से कि एक तरफ आप दरख्वास्त भी करते हैं, इल्तजाएँ भी करते हैं, दूसरी तरफ गुंडागर्दी दहशत गर्दी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तहरीक इंसाफ अब वो कर रही है कि ज़बरदस्ती हमें कौमी असम्बलियों में लेकर आया जाए और डी सीट करने का मामला जो है वो उसको गुंडागर्दी के जरिए से हल कराना चाहती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की इस गुफ्तगू पर आप सबसे पहले बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब को PTI फोबिया है। पहली बात तो ये, उनकी हर बात कहीं से मर्जी शुरू हो एंड जाके PTI पे होती है या शुरू PTI से होती है। अब बात आ गई कि हम भीख मांग रहे हैं या हमसे भीख मांगी जा रही है। अगर आप बाकी बातों को छोड़ दें, क्या क्या हमें रिक्वेस्ट, किस तरह प्रोसेस हुआ, किस तरह हमें बार बार कहा गया आप असम्बली में आए, लेकिन आप उनको भी साइड पे छोड़ दें। आप सिर्फ उस ऑडिट जो हमारा MOU साइन हुआ है उसको पढ़ें। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर धांधली साबित नहीं होगी, जुडिशल कमीशन का फैसला हुकूमत के हक में आ जाएगा या PTI के अगेंस्ट में आ जाएगा, तो उसके साथ हमारे लिए मैंडेटरी किया गया कि हम असम्बलियों में आके अपना रोल प्ले करेंगे। सही। इस बैकग्राउंड के साथ यानी कि हम पाबंद थे असम्बलियों में आने के। हम अपनी ख्वाहिश या अगर हमें ये कोई ये कहे कि हमें असम्बलियों में जाने का शौक था, तो ये आप ज़हन में रखें कि हम असम्बलियों से जाते ही ना। आप अब एक तरफ हम जब जुडिशल कमीशन के फैसले के ऊपर ये कहते हैं कि उसमें जरा सा भी कोई इतराज करते हैं या अपनी रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, तो हमें यह कहा जाता है कि ये जुडिशल कमीशन का फैसला मानने से इनकारी है। और जब असम्बली के अंदर उसी जुडिशल कमीशन के जो एग्रीमेंट के एक हिस्सा है हम पार्लियामेंट में जाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि जी आप आने के ख्वाहिशमंद हैं, हम और हमारे खिलाफ करारदाद पेश कर दी जाती है। क्या ये करारदाद उस वक्त नहीं लाई जानी चाहिए थी जिस वक्त हम असेंबली में आए थे? उस वक्त अभी जुडिशल कमीशन का फैसला भी नहीं आया था। तो उस वक्त जब हम पहले दिन पार्लियामेंट के अंदर आके बैठे, उस दिन कहां सोए हुई थी ये जमातें जो कह रही हैं कि आज आप आईनी तौर पे असेंबली के मेंबरशिप से रुकनियत से हो चुके हैं। लेकिन फिर अब हमारे पास ऑप्शन क्या थी? जब हमारे खिलाफ करारदाद पेश हुई और हमारा ये मौकफ नहीं है, ये यकीन है कि हुकूमत इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से शामिल थी। अच्छा, ठीक है जी, हुकूमत शामिल थी इसमें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी शामिल थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि माजी को बुला दें, वो तो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। जी चले, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन
अब जब हमारे अगेंस्ट एक करारदाद पेश हो गई, अब हमारे लिए एक ही तरीका, एक ऑनरेबल तरीका ये है कि हम कहते हैं हम असेंबली से बाहर बैठते हैं, आप डिसीजन ले लें कि भाई आप समझते हैं कि हमें पार्लियामेंट बता दे कि अगर करारदाद पास करके आप नहीं चाहते हम आए, हम नहीं आए। चले सईद आसिफ साहब, आपने मौक़िफ़ जाना, क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को डी सीट कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब डी चौक से डी सीट करने तक का मामला, उस पर आपकी राय भी जानना चाहूँगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आइन के तालिब इल्म की हैसियत से मेरी नाक़िस राय ये है, जिसका मैं पहले भी कई बार इज़हार कर चुका हूँ। जिस वक्त इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे उस वक्त भी इज़हार मैंने किया था। ये इस्तीफ़े उसी वक्त मंजूर हो गए थे जब असम्बली सेक्रेटेरिएट में, स्पीकर के सेक्रेटेरिएट में ये इस्तीफ़े टेंडर हुए थे इन राइटिंग। अच्छा, हर मेंबर असम्बली की तरफ से पीटीआई के जो रुकन असम्बली थे उनके दस्तों के साथ जब टेंडर हुए तो आइन की जो मुतलका शिक है उसमें कैटेगरिकली ये क्लियर किया गया है कि किसी रुकन असम्बली का जो इस्तीफ़ा जैसे ही टेंडर होगा वो मंजूर समझा जाएगा। उसके बाद स्पीकर का क्या काम है? कानूनी हैसियत उनके अरकान की नहीं रही। नहीं, कानूनी हैसियत नहीं रहती। उसके बाद स्पीकर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो उस इस्तीफ़े की बुनियाद पे उसको डी-सीट करे और नए इलेक्शन के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर करे। ये स्पीकर का इख्तियार है। ठीक है, इसके सिवा स्पीकर का कोई किरदार नहीं इस सारे अमल में। तो अब तक जो कुछ भी हुआ है, आज जो हुई डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दरखास्त की मौलाना फजल रहमान साहब से, एमकेएम से, फिर स्पीकर से सरदार आसिफ ने गुफ्तगू की है, उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि वो तहरीक वापस ले लें। हुकूमत का किरदार क्या है? इस्तीफे देने से अब तक जो दोनों तरफ से सियासत हुई है, और मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि इस सियासत में सबसे जो बुरा किरदार है वो स्पीकर कौमी असम्बली का है। आज भी बुरा किरदार स्पीकर कौमी असम्बली का है, क्योंकि उनका ये इख्तियार नहीं था। तो मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, यही बात है। यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अभी आज आपने जो ये बताया हमारे नाज़रीन को कि स्पीकर कौमी असम्बली का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है अल्ताफ हुसैन से। ये मनसब है स्पीकर कौमी असम्बली का, वो इस वक्त इंसाफ के मनसब पर बैठे हैं, किसी पंचायत के जज के सरबराह की हैसियत से नहीं बैठे कि उन्होंने मुफाहमत करानी है। उनके सामने जो आइन और कानून के मुताबिक जो तकाजा होगा उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। ये कौन होते हैं बीच में ये मुसालित की बातें करने वाले? सही। सलमान अहमद साहब की भी राय ले लेते हैं। सलमान साहब, आप किस तरह से देखते हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार इस तमाम मामले में आपको कैसा दिखाई देता है? सईद आसिफ साहब तो कहते हैं कि उनका किरदार बड़ा घिनौना है और उनको ऐसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए था। देखिए, स्पीकर ने वही किरदार अदा किया जो किरदार प्राइम मिनिस्टर ने उनको असाइन किया हुआ था, और ये एक नजरिया स्पोकमैन के तौर पे, और वो एक पार्टी के स्पीकर के तौर पर उन्होंने अपने आप को ऑपरेट किया। माजरत के साथ उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पे ऑपरेट नहीं किया। उसकी एक वजह है, देखिए, ये खुद हुकूमत के लिए उस वक्त ये मसला चल रहा था, आपको याद है आसिफ साहब, धरना पॉलिटिक्स में कि कहीं पीटीआई के अगर ये इस्तीफे मंजूर हो गए तो कहीं एक मिड टर्म इंतखाबात की लहर में चली जाए। तो उस वक्त अभी भी है, तो वो एक नजरिया जरूरत जो है, जो हमारी सियासत में कानून के अंदर भी रहा है और सियासत के अंदर भी रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लीड किया, स्पीकर उसमें बतौर टूल के तौर पर इस्तेमाल हुए। अब आज जो डेवलपमेंट हुई है, अभी चंद दिन पहले तक वजीर दाखिला साहब जो है और कल तक हमें अल्ताफ हुसैन के बारे में जो गुफ्तगू करते रहे हैं और जिस किस्म के शवाहिद वो कहते हैं हमारे पास आ गए हैं, उन्हें गद्दार करार देने के लिए और एक रेफरेंस तैयार हो रहा है। और उस पर जैसे अभी आसिफ साहब ने कहा कि स्पीकर साहब जो है, देखिए, स्पीकर जो है ना, वो हाउस ऑफ द कस्टोडियन होता है, वो आउट ऑफ द पार्लियामेंट जाके वो चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। अब ये अजीब बात है कि आपको अगर मसला था तो आप फारूक सत्तार से बात करते, खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात करते, आप कहाँ पहुंच गए? लंदन। आज ही कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अल्ताफ हुसैन साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, उसके बावजूद भी फिर स्पीकर 10 मिनट तक उनसे बात कर रहे हैं। बात यह जो सईद आसिफ साहब ने कही है कि बुनियादी तौर पर सियासत हो रही है। देखिए, इमरान खान साहब जब पार्लियामेंट में वापस आए ना, अब मसला यह है कि इमरान खान का एक फोबिया तो है सब इन पॉलिटिकल पार्लियामेंट जमातों ने, जो आपको याद है जब तक पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन चल रहा था तो उस वक्त अंदर वाले कुछ रिफ्लेक्शन दे रहे थे, बाहर वाले इधर से रिफ्लेक्शन दे रहे थे। अब इनके पास मौका आया है कि इमरान खान को एक दिफाई पोजीशन पे लाया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब खुद तो भी पार्लियामेंट में आए नहीं है, और उनकी अब तक की जो गुफ्तगू है उसका जो मैं एनालिसिस करता हूं आसिफ साहब, उसमें वो पार्लियामेंट में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, वो तो बाहर की पॉलिटिक्स में ज्यादा इस वक्त इन है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इनको ज्यादा दिफाई पोजीशन पे लाया जाए, इनकी सुखी करवाई जाए, इनकी तज़ीक करवाई जाए, वरना
सबको मालूम है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को जो समझता है कि सिर्फ एमक्यूएम के वोट और जेयूआई के वोट से तो ये रायशुमारी कामयाब होने वाली नहीं है। अगर गवर्नमेंट वोट ना दे, पीएमएलएन वोट ना दे तो लेकिन मकसद कुछ और है। तो फिर वोटिंग होने देना चाहिए। मकसद उनको डीसीट करना है ही नहीं। फिर क्या मकसद है? उनको ये है कि उनको एक डिफेंसिव पोजीशन पे लेके आना है, पीटीआई को एक सबक सिखाना है। और ये वो पार्लियामानी पार्टी हैं जो पिछले एक साल में पीटीआई की गुफ्तगू से काफी मुतासिर हुई हैं, उनको काफी शदीद किस्म की ज़रबें लगाई गई हैं सियासी। क्या उनको अपना मुस्तकबिल खतरे में दिखाई दे रहा है पीटीआई से? ये वजह भी हो सकती है। पॉलिटिक्स में अभी एक रीसेंट इलेक्शन हुआ है लोकल गवर्नमेंट का केपीके के अंदर, वहां जितनी बुरी शिकस्त एएनपी को हुई है, जितनी बुरी शिकस्त का मामला जेयूआई के साथ, पहला राउंड छोड़ दें, जरा इंतखाबात में धांधली हुई है। ठीक है। अभी ये जो 85 सीटों पर जो अभी इलेक्शन हुए हैं फौज की निगरानी में, वहां पे भी वो बड़े बुरे तरीके से हारे हैं। तो और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जेयूआई की मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान में सिर्फ केपीके है। एमकेएम की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कराची है, और वहां पे भी पीटीआई वहां पे मौजूद है। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स के इश्यूज भी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूं कि हम ये जो खेल खेल रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी ना कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, माजरत के साथ वो आगे की तरफ देखने के लिए ना उनके अपने कुछ वफाकी वजीर देख रहे हैं और ना ये इस वक्त जेयूआई और एमक्यूएम देख रही है, बल्कि वो खेल को एक और बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये आपने देखा हालिया दिनों में जो डिबेट्स हुई कि धरनों के पीछे कौन है, और जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब अब कहते फिर रहे हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि आप मामलात को खराब करने की तरफ लेके जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हालात को, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। पीएमएलएन के अंदर भी डिवीजंस मौजूद हैं। सईद आसिफ साहब, आपकी राय लेना चाहूंगा इस मामले पर। डिवीजंस हैं पीएमएलएन के अंदर। यकीनी बात है, देखें ना, अगर हमने आइन और कानून का तकाजा पूरा करना है, सियासत अपनी जगह, अगर हमने कानून और आइन की अमलदारी की बात करनी है तो फिर तो उसके मुताबिक अमल करना होगा। इसमें फिर एक जो इख्तिलाफ राय है वो विद इन पार्टी भी, यकीनन जो कानूनी हलके हैं मुस्लिम लीग नून के, वो सिद्के दिल से ये समझते हैं, कानून और आइन का मुताला करके ये समझते हैं कि ये डीसीट हो चुके हैं। ये जो बिला वजह का एक लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये झगड़ा, इसको फैलाने की जरूरत नहीं है। अब अगर भी अपनी तहरीक वापस ले लेते हैं, एमकेएम भी अपनी तहरीक वापस ले लेती है स्पीकर के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अपील पर, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर बहुत सारे इसमें रुकावटें मौजूद हैं, वो तो डीसीट हो चुके हैं ऑलरेडी। चैलेंज होगा, और अब अगर हुकूमत उनको बिठाती है तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? चैलेंज होगा तो मुझे अगरचे तवक्को नहीं है आज का जो जजमेंट आई है फौजी अदालतों के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट को इतना डेयरिंग स्टेप ले पाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो कम से कम अगर आइन की पासदारी होनी है। आपने तो कानून की बात की है ना, मिसाल के तौर पर कल ये तहरीक वापस भी हो जाए, मिसाल के तौर पर सियासी तौर पर फजलुर रहमान साहब और एमकेएम तो ये कहते रहेंगे ना कि ये डी सीट है, तो वो जो इशू है ना उनको डीसीट करने का, वो चलता रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। क्योंकि अगर वो कानूनी तरीके से भी नहीं जाते जैसे आपने कहा, तो वो सियासी मैदान में तो ये कहते रहेंगे कि ये लोग कौमी असेंबली के रुकन नहीं है। अच्छा, तो इशू बरकरार रहेगा। नुमान साहब, आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमारे दोनों तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी, जेयूआई की तरफ से भी और एमकेएम की तरफ से भी, तो आप समझते हैं कि पीटीआई की साख को मुतासिर हो सकती है या उसको कुछ उस पर असरदार हो सकती है ये तारीख? देखिए, एक पॉइंट मैं बीच में और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी दोनों दोस्तों ने फरमाया कि पीटीआई के मेंबरान डी सीट हो चुके हैं, मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि ये आर्गुमेंट वैलिड है इनवैलिड, आप भी कानूनदान हैं, आप इसे समय कानूनी नुक्ते मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर रेजोल्यूशन या करारदाद तो स्पीकर साहब के अगेंस्ट आनी चाहिए। इन दोनों जमातों को तो करारदाद स्पीकर साहब के अगेंस्ट लेके आनी चाहिए थी कि एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप इलीगल एक्ट कर रहे हैं तो आप स्पीकर बनने के अहल नहीं। ठीक, जबकि ये स्पीकर के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ करारदाद ले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो बात अभी इन्होंने भी फरमाई, आसिफ साहब ने फरमाई कि ये एक मिली भुगत है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि पीटीआई को डिस्क्रेडिट करना और प्रेशराइज करना। अब आपका सवाल कि अगर प्रेशराइज होने की बात होती या हमें असम्बलियों की, इस असम्बली की रुकनीत के अंदर हमारा इंटरेस्ट होता या हम इसके लिए मरे जा रहे होते तो हम ना रेजिग्नेशंस देते ना हम सड़कों पे आते। और ये एक और बात आप लिख ले मेरी तरफ से कि पीटीआई का इस असम्बली के अंदर मौजूद होना इस हुकूमत का श्योरिटी बॉन्ड है।
अच्छा, अगर हम असेंबलियों से निकल सकते होते या हमें ये निकाल सकते होते तो ये उस एमओयू के अंदर ये लिख के ना आते, हमारे लिए एक बाउंडिंग क्लॉज ना ऐड करते कि आपने फिर असेंबलियों में वापस आना है। अब इस हुकूमत की प्रॉब्लम क्या इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज दरखास्त कर रहे हैं असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर दोनों जमातों से तहरीक वापस ले लें? उनको बिल्कुल वो दरखास्त वापस, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हो तो ये एप्लीकेशन आती ना। ये सिर्फ वही बात है, प्रेशर टैक्टिक्स है। स्पीकर सरदार एयाज सादिक साहब एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब, जिन पर गद्दारी के कई मुकदमात मुल्क में दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, उनसे दरखास्त कर रहे हैं, ये कानूनी है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं समझता हूं कि जो एमक्यूएम के साथ किसी हद तक इम्प्लाइड कॉन्सेंट शामिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और जो अल्ताफ हुसैन कर रहे हैं कहीं दर पर्दा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सपोर्ट उनको मौजूद है। अच्छा। ये उसकी रीजंस देख लें। जब से ये हुकूमत आई सबसे पहले इनके वजीर इत्तलात ने पाकिस्तान आर्मी को मिलाइन करने की कोशिश की कि हम दलील वालों के साथ हैं, गुलेल वालों के साथ नहीं। जब वो बुरी तरह फायर बैक हुआ आर्मी की तरफ से और जब इनको सरेंडर करना पड़ा, फिर आसफ अली जरदारी की स्टेटमेंट आती है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उसको वो बिरूने मुल्क चले जाते हैं। तो फिर अब एमक्यूएम एक तीसरा टूल है। ये जो आपका एमओयू की एक लॉबीज है ना, जो मौजूदा रजीम 1999 के इंसिडेंट से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी। मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो इन्होंने फरमाया कि चाहिए तो लुकिंग फॉरवर्ड। इस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत को हमेशा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि पीसफुली चले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऑपोजिशन को तो शोर गुला सूट करता है ना, वो अपनी ऑपोजिशन की सियासत जमा करते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती हुकूमत ऐसी है कि जब ये आते हैं इनका माइंडसेट आज भी ऑपोजिशन वाला है, ये हुकूमत में आते हुए भी ये बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। अच्छा, मैं आपने नाज़रीन को बताऊं कि हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करेंगे, PMLN का भी मौक़िफ़ हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वक्त स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को डी सीट करने के मामले पर, और इस समय तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि तहरीक तो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब से, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? आप के हवाले से ये भी कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से PTI को दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, हुकूमत भी उसमें शामिल है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये कहते हैं कि तहरीक वापस ले ली जाए, लेकिन दबाव भी बरकरार रखना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि तहरीक तो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक दरमियान में पॉलिटिकल गैपिंग है, और खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब असम्बली के फ्लोर पे स्पीकर को ये कहा है कि अगर कल तक तारीख वापस नहीं होती तो कल इसकी वोटिंग कराएं। और जो हमें ये कहा गया है, अभी मुझे अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आई है कि तमाम मेंबरान जो हैं PMLN के वो कल मौजूद रहें और वो PTI के हक में वोट डालेंगे। तो इसके बाद तो कल 10:30 बजे इजलास है। ये कहते हैं कि देखें, ये एक ऐसी कुछ बात का इजहार करते हैं, ये इनका एक अपना अंदर का ज़हन है। हमने तो देखो, बावजूद हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई, हमें 126 दिन गाली गलोच हुआ, लेकिन हमने मुल्की मफाद के लिए और जमहूरियत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने इनको वोट करना है और इनके वो डिसीट नहीं होने देना। लिहाजा ये बिल्कुल जो शुकुक शुबात हैं इनके, ये कल आप देखना कि कल हाउस में कैसे वोटिंग होती है और PMLN कहाँ वोट डालती है और मामला कैसे कल ही खत्म हो जाएगा। ये क्यों घबरा गए हैं एक दिन से? डॉक्टर साहब, फिर आज स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से अल्ताफ हुसैन साहब से फिर राब्ता क्यों किया गया? क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ता करें तहरीक वापस लेने के हवाले से? देखें, बिल्कुल आप देखें, आप जो है असम्बली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ी सारी अपनी जो पार्टी की पॉलिसी है और हुकूमत की पॉलिसी है उसको इतना क्लियर बयान किया है।
और उन्होंने स्पीकर साहब को भी ये कहा है कि इस मामले को लिंगर हैंड ना करें। और मेरी आपसे, देखो स्पीकर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर जब बनता है तो वो इम्पार्शियल हो जाता है, बेशक वो किसी पार्टी का हो, तो उसने अपने जो ईवान चलाना होता है वो एक रूल रेगुलेशन के तहत चलाना होता है। तो इसलिए वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और उनके सामने ही मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहा और उसके अलावा MQM को भी कहा और उनसे और स्पीकर को कहा कि ये हमारी एक पार्लिमानी वज़ारा की कमेटी भी बनी जो वो भी उनसे रब्ता कर रही है। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, इतनी वाज़ेह पॉलिसी है कि हमारा तो अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो कभी ऐसा झूठ ही नहीं बोलते, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। और मैं जब अभी आपको कह रहा हूं कि अभी जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अभी कॉल आई है कि आपने जो इजलास जरूर अटेंड करना है, और हमने तमाम अपने अरकान को कहा है कि कल इजलास अटेंड करे और इसमें बड़ी क्लियर डायरेक्शन आ गई है। अच्छा, इसका मतलब ये है, वोट करना है। इसका मतलब ये है कि ना ही MQM ना ही मौलाना फजल रहमान तहरीक वापस ले रहे हैं और वोटिंग होगी कल। देखें अभी तक की जो सूरत हाल है, उम्मीद है कि ये कोशिशें जारी हैं कि वो जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसको बुला रहे हैं, तो आज किसी वक्त मुलाकात हो सकती है, कल सुबह हो सकती है। और इस तरीके से वो कोशिशें जारी हैं कि वो अपनी तारीख वापस ले लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर कहा, हालांकि हमारे वो अलाइज हैं, उन्होंने हमें धरने के दौरान उन्होंने दोनों पार्टियों ने हमें बिल्कुल फुल सपोर्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर ये तारीख वापस नहीं भी होती और ये दोनों पार्टियां वोट करती हैं तो हम वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में वोट डालेंगे। ये तहरीक इंसाफ के नुमान साहब से मैं जानना चाहूंगा, अब भट्टी साहब ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि वोट आप तहरीक इंसाफ को देंगे, और ऐसा लगता है कि ना ही मौलाना फजल रहमान साहब पीछे हट रहे हैं, ना ही MQM पीछे हट रही है। क्या कहते हैं आप? देखें, ये आज बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा हम PTI को वोट डालेंगे अगर रेजोल्यूशन आएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि होगा ये कि ये दोनों मान जाएंगे, क्योंकि कभी भी हुकूमत या जो भी हैंड्स हैं, मैं हुकूमत कह लें, वो ये अफोर्ड, अगर रेजोल्यूशन आ गई और रेजोल्यूशन पास हो गई तो ये जो ब्लैकमेलिंग का या प्रेशर टैक्टिक्स का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर दोबारा रेजोल्यूशन की बात नहीं होगी। ठीक, ये मेरी आप नेगेटिव सोच कह लें, मेरी बायस्ड अप्रोच टुवर्ड मुस्लिम लीग नून कह लें। लेकिन मौलाना फजल रहमान, और अगर तो कल वोटिंग होती है और हुकूमत हमारे साथ स्टैंड करती है, फिर तो हम किसी हद तक इनकी बोनाफाइडी मानने को तैयार हो, और नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर आज इतने दिन का प्रोलॉन्ग करके आज रात या अर्ली फाइन मॉर्निंग टुमारो ये डिसाइड हो जाए कि दोनों एग्री कर गए हैं, तो फिर ये सवाल तो फिर उठेगा कि फिर उनको एग्री करने के अंदर 1 हफ्ता 10 दिन की जो बार्गेन चली है, जो बार बार ही हो रहा है, आज रेजोल्यूशन हो रही है, कल हो रही है, डिबेट होगी, उसके ऊपर सवाल निशान उठेंगे। राइट, सईद आसिफ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, हुकूमती मौके भी आपके सामने, PTI के मौके भी सामने, नुमान साहब की गुफ्तगू भी सुनी और मुझे थोड़ा सा इससे एक इनिशिएटिव भी मिला है। नुमान साहब ने एक MOU की बात की है कि उसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर वो जुडिशल कमीशन का फैसला आ गया तो उसके बाद इनका किरदार होगा पार्लियामेंट में PTI का, और ये PTI के लोग जो पार्लियामेंट में आके अपना किरदार, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब भी आएंगे। मेरी अर्ज सुनिए, मेरा इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू आइन और कानून के तकाजे से ये है कि उस MOU की अगर कोई हुआ है, वो सियासी MOU तो हो सकता है, उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। किसी आइन की शिक, किसी आइनी तकाजे के अगेंस्ट कोई सियासी मुआहदा कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं रखता। ये सिर्फ एक पॉलिटिकली एक आप पॉइंट स्कोरिंग वाली बात कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने नुमान साहब ने एक बात की कि ये करारदाद जो है ये तो स्पीकर के खिलाफ आनी चाहिए। मैं 100% मुत्तफिक हुई, और मैं इस बारे में मुझे खुशी होगी, तमानियत होगी अगर ये करारदाद PTI की तरफ से आए, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट पे स्पीकर के खिलाफ। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ ना कि जो स्टैंड इस्तीफों के हवाले से PTI ने लिया, अब तक उस स्टैंड पर कायम है कि ये असम्बलियाँ जाली हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद ये स्टैंड उनका बरकरार है कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, इसमें सारे जो है चीटर बैठे हुए हैं, धांधलियों की पैदावार हैं, सब करप्ट हैं, तो इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका है, ये स्टैंड ले सकते हैं कि हमने तो अपने असूली मौक़िफ़ के तहत इस्तीफ़ा दिया है, जो कानूनन और आइनन
मंजूर हो चुका हो। स्पीकर कौन होता है सलमान उस इस्तीफे को रोकने वाला? अभी खान साहब का भी ताज़ा बयान आया है और उनका ये कहना है कि अल्ताफ हुसैन से जो रब्ता किया गया, अल्ताफ हुसैन तो इमरान खान साहब के मुताबिक सबसे बड़े दहशतगर्द हैं और उनसे रब्ता करने से बेहतर है कि पीटीआई जो है वो असम्बलियों में जाए ही ना, असम्बलियों से बाहर ही रहे। आपका तजिया? देखिए, मैं तो पहले बता चुका हूँ, आसिफ साहब ने भी इसकी तायद की है कि स्पीकर का ये मनसब नहीं है जिस तरह से उन्होंने रब्ता किया है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर पर नवाज शरीफ साहब कुछ रब्ता करते हैं तो मुझे समझ आती, लेकिन ये जो खुद उनका स्पीकर का रब्ता करना जो है ना, ये मुझे मतलब समझ नहीं आया कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मैं अपनी भी राय ये है कि कल सुबह तक फैसला हो जाएगा, आपस में तस्फिया हो जाएगा, ये रायशुमारी पे नहीं जाएंगे। रायशुमारी नहीं होगी, रायशुमारी इसलिए नहीं हो सकती कि उसकी उससे फिर एमकेएम की पोजीशन और जेयूआई की पोजीशन खराब होगी और वो फिर सारा ब्लेम जो है ना हुकूमत पे आएगा कि आपने हमें सपोर्ट नहीं किया। इसलिए कोई मामला इसमें तो हो जाएगा। सबको बचाना चाहती है कि हुकूमत का भी अपर हैंड रहे। उससे ये होगा कि वो जो पॉलिटिक्स मैंने आपको कहा है ना, जो डी सीट की है उसको मेंटेन करना है, उसको बरकरार रखना है, उसको खत्म नहीं करना। लटकती रहनी चाहिए। फिर किसी वक्त अगर हुकूमत को जरूरत पड़े तो फिर इसको लाया जा सकता है। आसिफ साहब ने जो बात की ना कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक इंसाफ खुद लेके आए रेजोल्यूशन, मैं ये ख्वाहिश हो सकती है, अमलन इसलिए नहीं होगा कि खुद तहरीक इंसाफ तो भी असेंबली में रहना चाहती है, जो उनके अपने लोग हैं, इसलिए वो खुद क्यों पेश करेंगे। एक बात जो बात बुनियादी तौर पर देखनी चाहिए ना, जिसको हम समझना चाहिए, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात उठाई है कि जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपने सारी कौम को उसमें एतमाद में लेकर और सिग्नेटरी किया गया, उसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों के साइन है, तो उसलिए भी उसकी भी इंपॉर्टेंस तो मौजूद है। उसके बाद ये इशू को क्रिएट करना, मैं समझता हूं कि आप पॉलिटिक्स को दोबारा महाजराई की तरफ लेके जा रहे हैं। और देखिए, इससे इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इमरान खान को आप आज डी सीट कर दें, वो 30-35 सीटें तो छोड़ देंगे, आपके ख्याल में उससे ज्यादा उनको मिल जाएगी या उससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे? ये डिबेट नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा मंजरनामा तो क्रिएट कर देंगे ना बाहर बैठ के कि जिससे आपको हुकूमत को फिर एक मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि 2 असेंबली है ना, पंजाब असेंबली, देखो ना, पंजाब असेंबली है, पंजाब असेंबली के अरकान है, कौमी असेंबली के अरकान है, सिंध असेंबली में 3 लोग हैं, तो आप तो एक ऐसा ऑटोमेटिक इलेक्शन का मंजरनामा क्रिएट कर देंगे जो हुकूमत को किसी सूरत सूट नहीं करता। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि जो डी सीट है इट्स अ पॉलिटिकल इशू, और ये सिर्फ एक हैंडलिंग करने के लिए कि जो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है उसका कॉन्टेक्स्ट है। मैं भट्टी साहब से जानना चाहूंगा। भट्टी साहब, सलमान साहब का ये कहना है, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, कि ये एक सियासी इशू के तौर पर, सियासी टूल के तौर पर, वेपन के तौर पर आप इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वोटिंग नहीं होगी। डी सीट करने के वाले से तलवार जो है वो हुकूमत चाहती है कि उसके हाथ में रहे, ये तलवार लटकती रहे पीटीआई के ऊपर। देखें जी, ये ऐसा इशू नहीं है। मैं सुलेमान साहब के नॉलेज के लिए ये बता रहा हूं कि ये जो गैर दो इश्यूज हैं। एक ये इशू था इस्तीफा को एक्सेप्ट करना, जिस पे स्पीकर इसकी क्लियर रोलिंग दे चुके हैं, और दूसरा मसला था जो 40 दिन से ज्यादा गैर हाजिरी का मसला था। ये 2 इश्यूज थे पीटीआई के। एक पे स्पीकर की रोलिंग आ गई, लेकिन इस पे जो था गैर हाजिरी वाला मामला, इस पे एक बड़ा क्लियर एक लॉ बना हुआ था कि जो भी मेंबर आपका 40 दिन गैर हाजिर रहता है उस पे अगर कोई भी तारीख ला सकता है, कोई भी मेंबर तारीख ला सकता है, और अगर उस पे हाउस जो है वो मेजॉरिटी में ये राय देता है कि इसको डी सीट हो जाना चाहिए, तो फिर वो डी सीटेड हो जाते हैं। ये अप्रैल 2014 अलग इशू है जो ये उस वक्त ये उसी जो गैर हाजिरी वाला इशू था, उसकी पहली जो शेक है वो मैंडेटरी है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैंडेटरी है, लेकिन मैंडेटरी इस लिहाज से है कि वो हाउस पे मैंडेटरी है। नहीं, अगर हाउस के लिए मैंडेटरी छोड़ दे या उसको डिसीट कर दे, वो उसके स्पीकर के अख्तियारात में नहीं है। अच्छा, मैं आपको और बताऊं ना, ये दोनों तारीख जो है अप्रैल में आई थी। ये तारीख दोनों जो थी वो स्पीकर के चैम्बर में अप्रैल में आई थी, अब नहीं आई। जुडिशल कमीशन के बाद अगर हम इनको लेके आते, या इसका मतलब था कि हमने ये चीजें फ्रेम की हैं। दूसरी बात ये है कि देखो, जुडिशल कमीशन हमने एक्सेप्ट किया, हमने उस पर दस्तखत किए कि अगर हमारे में नुक्स निकल आता है, धांधली निकल आती है, ये एक मुनज़्ज़म धांधली की सूरत आती है, तो हम इस्तीफा दे देंगे, और हमने इस्तीफा दे देना था। इसके बाद इन पे जो पीटीआई पे बाउंड था वो ये था कि वो इस असेंबली को एक्सेप्ट करेंगे और वो इसके दायरे में आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं, पीटीआई तो कह रही है, उनका मौक़िफ़ है कि हम एमओयू पर अमल दरामद के हवाले से ये हमारे ऊपर पाबंदी है और हम उस पर अमल दरामद करें, लेकिन हुकूमत अमल दरामद उस पर नहीं कर रही है एमओयू पर। देखिए, हुकूमत कैसे अमल दरामद नहीं कर रही? देखो, मेरी हुकूमत ने तो कुछ, या मेरी पार्टी ने तो कोई भी ऐसी बात नहीं कही, कोई
कोई हमने वोट नहीं किया, कोई इस पे बात। देखें जिस वक्त अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ऐवान में मौजूद हैं, उनका एक अपना वर्शन है, और अगर हम उनको उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। आप इतनी, आज मौलाना फजल रहमान की स्पीच आपने सुनी होगी कि कितनी लंबी चौड़ी स्पीच उन्होंने की है, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं तहरीक इंसाफ के। ऐसी बात नहीं है कि देखें तो देखो तहरीक इंसाफ, कल इमरान खान ने उनके बारे में इस्तेमाल किए हैं, तो वो आगे से उन्होंने कोई फूल बरसाने हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें करनी है। अगर ये आपस में दोनों ऐसी बातें करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ वो ऐसी बातें जिसमें तलखियां बढ़ती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि इस वक्त तलखियां बढ़ाने का टाइम नहीं है, फ्लड आया हुआ है, हम ज़रबे अज़ब में हैं, हमारा नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है, हमारे और से बहुत से मुल्की मामलात हैं, और हमें देखें, हमें 18 सीटें ना आने से फर्क पड़ता है, ना जाने से 28 सीटों के फर्क पड़ता है। 342 का ऐवान है, हम तो सिर्फ ये डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, हम मुल्क के मुफाद के लिए कर रहे हैं, तो इसमें इनको घबराने वाली बात नहीं है। मैंने जैसे नवाज साहब घबराने वाली बात नहीं है, और उनका ये कहना है कि तलखियां जो है वो खान साहब, कल आप हमारा किरदार देख लें। ठीक, देखिए पहली बात तो मासी साहब की जो बात इन्होंने की है ना जी कि वो MOU चूंकि इलीगल था तो लिहाजा वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि उसी MOU के बाद आपका ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो उसी MOU की बेस के ऊपर। तो अगर आप इस तरह की तशरीह करेंगे तो इसका मतलब है जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन और ऑर्डिनेंस सब कुछ गलत था। अब मेरा ख्याल है कि ये इलीगल नहीं कहा भाई, नहीं वो सही साहब के बात पे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सईद आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, फिर वो बात आ गई, इन्होंने कहा जी कि ये अप्रैल में, किसी और दोस्त ने कहा होगा, मैंने नहीं आपकी बात को नहीं मैं रिप्लाई कर रहा, इस दोस्त दूसरे उन्होंने कहा जी कि ये अप्रैल में करारदाद आई हुई थी। अगर इन्होंने कहा जी हमने इसलिए रायशुमारी के लिए प्रेजेंट नहीं की तो उस वक्त नेगेटिव तासर आएगा कि पता नहीं हुकूमत इस वक्त ब्लैकमेल कर रही है या प्रेशराइज कर रही है, तो हुकूमत उस वक्त भी इसको प्रेजेंट करवा के इसके खिलाफ वोटिंग कर सकती थी। क्यों अप्रैल से आज तक इसका वेट किया गया? फिर एक तरफ ये कहते हैं कि जी वी आर विद क्लीन हैंड्स, दूसरी तरफ उसकी टाइमिंग, उसकी सारी प्लानिंग और उसके साथ उसको जिस तरह लेके जाया जा रहा है, ये किरदार है। अगर मैं, अल्लाह करे मेरे ये जो ख्यालात है ये सारे नेगेटिव हों, लेकिन आप अगर उनको उठा के देखेंगे तो आपको इसके अंदर नजर आएगा। और अगर आज या कल सुबह ये दोनों पार्टीज अपनी इस करारदाद को वापस ले लेती हैं तो ये अवाम, ये देखिए मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूं, मैंने तो उनकी बात करनी है। उसके बाद आप तहरीक इंसाफ की तरफ से आप PMLN के मशकूर होंगे, असेंबलियों में आकर उनको सपोर्ट करेंगे। सैलाब जैसा कि उन्होंने कहा कि आया हुआ है, अब सारी जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क को आगे लेकर चलें, सैलाब ज़दगान की मदद करें, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें हुकूमत का हाथ बिठाएंगे। हम पाकिस्तान की स्टेट को और अवाम को जहां जरूरत होगी सपोर्ट करेंगे, लेकिन फर्क क्या है कि हुकूमत को सपोर्ट करना और स्टेट को सपोर्ट करना और 20 करोड़ अवाम को सपोर्ट करने में फर्क है। बदकिस्मती ये है कि अच्छे कामों में जो अच्छे ऑब्वियसली हम असेंबली में आई इसीलिए है कि हम अपना रोल प्ले करें, और ना ही हम असेंबली से जाना चाहते थे। लंबी बात है, नहीं करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। 4 हलकों से हम चले थे, हमें इस पॉइंट पे कौन लेके आया, किसने कौम का इतना टाइम जाया किया। मैं इसकी एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। खान साहब तलखियों क्यों बढ़ा रहे हैं? बयानात उनके जब कंटेनर पे थे उस वक्त भी बड़े कहा जाता है, बहुत सारे आपके नाकदीन कहते हैं कि गैर संजीदा बयानात आते हैं खान साहब की तरफ से। देखिए जो उनका नाम ही नाकदीन है, उन्होंने तो यही बातें करनी है ना, लेकिन बात सिंपल सी है बात बड़ी सिंपल सी है कि देखिए खान साहब मैं एक स्टेट फॉरवर्ड आदमी है, उनका मुनाफकत नहीं है। एक मिनट मुझे टाइम जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। मुनाफकत नहीं है खान साहब में, ये कहना है चड्ढा साहब का। सर मैं इस वक्त ये मेरे भाई अगर बुरा ना माने तो सूरत हाल ये है कि जैसे मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरे अजीजो अकारब ये बिजली के खंभे पे चढ़ के 11 kV लाइन को हाथ लगाना चाहते हैं, यानी खुदकशी करना चाहते हैं। हम इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे बच्चे हैं, खुदारा आप ये ऐसा काम ना करें। ये ऊपर से हमें गालियां भी निकालते हैं। कौन होते हो हमें खंबे पे चढ़ने से रोकने वाले? कौन होते हो हमें खुदकशी करने से रोकने वाले? हम कहते हैं नहीं भाई आप हमारे भाई हैं, आप मान जाएं। ये इसलिए हमें गाली भी निकालते हैं, लेकिन हम इनको मना रहे हैं और हम इनको मनाते रहेंगे, क्योंकि देखिए इनकी पॉलिटिकल लाइफ और हमारी पॉलिटिकल लाइफ में फर्क है। हमारे हम धक्के खा के, हम ये इस किस्म के सारे काम करके, हम ये सारे किस्म के जज्बात करके
हम मैच्योर हो गए हैं, अभी ये इमैच्योर हैं, कोई बात नहीं। ये हुकूमत मैच्योर है और पीटीआई अभी तक इमैच्योर है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहता हूं कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, तारों को हाथ लगा के खुदकुशी से न रोकें, उन 20 करोड़ अवाम को रोक लें जो सैलाब की नजर हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी की नजर हो रहे हैं। मुझे तो डर है, मैंने तो रोकना है। के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। आपका अपना ख्याल है कि अब आप मैच्योर हो गए हैं, लेकिन अवाम का आज भी ख्याल ये है कि आप उतने ही मैच्योर हैं। अगर आप अपनी हुकूमत करने देंगे, आप हमें खंबे के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है आपकी हुकूमत गिराने के लिए। माशाल्लाह आपके अंदर जितने ख्वाजा बरादरान है वो ही काफी है हुकूमत गिराने के लिए। वो ख्वाजा असफ हो, ख्वाजा साद रफीक हो, अगर आप हमें खंबे से या कंटेनर से हमें कहीं जाने देंगे तो हम परफॉर्मेंस देंगे ना। ये आपको 126 दिन सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आप पिछले 35 साल से इक़्तिदार में है, आप 35 साल में आपको कोई ना कोई कंटेनर मिलता ही रहेगा। जब आपने काम नहीं करना, आपने परफॉर्म नहीं करना, आज भी ये लिख ले। आज मैं ये कहता हूं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से 5 साल गुजरने के बाद भी अब ये इश्यूज क्यों उठा रहे हैं, क्यों ये ISI का मामला उठा रहे हैं, क्यों ये असम्बलियों की रुकनीयत का उठा रहे हैं, ये बहाने ढूंढते हैं। इनके अंदर डिलीवरेंस की एबिलिटी नहीं है। हमें आपस में उलझाना नहीं चाहिए। बहुत सारे मामलात हैं पाकिस्तान के, हमें वो हल करना और आप अच्छे उसको सुलझा रहे हैं कि आप रोज आपके ख्वाजा से वजीर दफा अपने जर्नलों के खिलाफ लेके चल रहे हैं। देखें ये तो मामला कल खत्म हो जाएगा। देखें आप 99 के मार्शल जो फौजी हुकूमत ने आपको निकाला था, आज तक आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर नहीं निकल रहे। ये बातें बाजी की तरफ जा रही है। मैं सलमान आवेद साहब 126 दिनों के धरने के बाद मैच्योर कौन हुआ है? देखिए मसला अभी तो ये पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी और जो इमेच्योरिटी होती है ना, ये साथ साथ चलती है। कोई वक्त से पहले मैच्योर होता है, कोई वक्त के बाद जाके मैच्योर होता है। ये इस बहस पे ना पड़े। असल सवाल जो ये है कि ये जो आज की जो पॉलिटिक्स है ये अब साबित कर रही है कि आने वाले दिनों में PTI और ये जो इस वक्त की पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं, इनके दरमियान एक नई महाजराई का खेल तलखी तो आपने महसूस कर ली। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको मैंने रीडिंग की है और मैं इमरान खान की पॉलिटिक्स को जितना देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो किसी और तरफ ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं और वो खास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर खुद जाने की बजाय बाहर बैठ के जो है ना इन पॉलिटिक्स को लीड करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की सोनिया गांधी बनना चाह रहे हैं? नहीं, सोनिया गांधी की बात नहीं है। बात यह है कि देखिए ना, इश्यूज तो बात है पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे सिर्फ इस इशू पे जिस पे भी इन्होंने बात की, ख्वाजा आसिफ अली इशू के ऊपर एक नई महाजराई जो है वो पैदा हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और सिविल हुकूमत के दरमियान कि जी वो ISI के सरबराह जो थे वो आर्मी चीफ को जो ना उनको आना था। अब वज़ीर दफा ये बयान दे रहा है ना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तलखियों के लिए मवाद मौजूद है और मुझे लग ये रहा है कि जिस किस्म की गुफ्तगू PMLN में, JUI में और जिस किस्म की गुफ्तगू PTI की तरफ से हो रही है, ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान, जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे बढ़ने वाली बात नहीं हो रही है, बल्कि हम दोबारा महाजराई में फंस रहे हैं। और इसका नुकसान जो है, मैं ये कह रहा हूं कि खुद PTI को भी होगा और उसका नुकसान जो है खुद उनको भी होगा। सईद आसिफ साहब की भी राय ले लो। सईद आसिफ साहब, क्या वाकई हम एक बार फिर सियासी गर्दाब में फंसने जा रहे हैं? ये महाजरे की कैफियत तो मजीद बढ़ेगी? देखिए शाह साहब, मैंने सब भाइयों की बहस सुनी है तो मुझे सच्ची बात थोड़ी सी अफसोस भी हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की, बिल्कुल जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की, लेकिन बात यह है कि क्या आप दस्तकश हो रहे हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी से? अगर वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर मैं भी कहता हूँ कि जाए आइन को भाड़ में जाए। हम भी कौन होते हैं आइन की वकालत करने वाले? सीधी सीधी सियासत करें फिर। लेकिन आइन है तो रियासत नहीं, यही बात है ना। मैं कहता हूँ कि सीधी सीधी सियासत करें। नुमान साहब ने फरमाया कि असम्बलियों में किरदार अदा करने के लिए हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्ट होकर असम्बलियों में पहुंचे, तो यही किरदार, यकीनी बात है, शुरू दिन से यही किरदार इनका था। असम्बलियों में बैठकर तामीरी सियासत करते, अपोजिशन की सियासत करते, हुकूमत के लिए एक वॉच डॉग का जो है किरदार वो अदा करते। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना, इस्तीफे दिए, तो उस किरदार से फिर जो है ना ये हटे। अब भी अगर इनकी ये मुस्बत सोच है कि इन्हें असम्बलियों में रहकर ही पार्ट प्ले करना चाहिए, तो फिर इनके लिए रास्ता रूलिंग पार्टी खुद हमवार कर रही। उन्हें फिर इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, रूलिंग पार्टी को अप्रिशिएट करते हुए जमहूरियत का साथ देना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, वो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करें, आइन का तहफ़्फ़ुज़ फिर अल्लाह मालिक है, अवाम का जो है ना अल्लाह रखवाला है। फिर आइन का भी अल्लाह रखवाला है, अवाम का भी अल्लाह रखवाला है। फिर जब हमने ये कहा कि जुडिशल कमीशन बन जाए, हम असम्बलियों में वापस, अभी जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं आया था,
देखिए हम बड़ी एक नेक नीति के साथ आए, जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक MOU साइन हुआ, हम असम्बलियों में आ गए। लेकिन असम्बलियों में आके हमारे साथ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, अगर इन्हें हमारी ज़बान के ऊपर इतराज़ था या है तो ये हमें असम्बलियों में लेके ही ना आते। एक तरफ तो देखें, मैं आप समझते हैं कि मैं गलत हूं तो आप मेरे पास बार बार क्यों आते हैं? पहले इन्होंने कहा जी हम पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि असम्बलियों के अंदर आके जो इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में या जुबान यूज की, चले खान साहब भी तो करते रहे ना। देखिए मामला दोनों तरफ से गर्म हुआ है, स्टेटमेंट्स आते रहे, वो पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर करते रहे, वो पार्लियामेंट के अंदर करते रहे। बात उस वक्त है जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। MOU हमने साइन कर दिया, हम तो पहले एक दूसरे, तो बयानबाजी रोकने के लिए भी कोई MOU साइन होना चाहिए। नहीं, MOU साइन ये था कि हुकूमत को अपनी बोनाफाइडी शो करनी चाहिए थी कि हम पीसफुल या असेंबली का एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं। पहले इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई। उसके बाद जैसे जुडिशियल कमीशन का फैसला आया, इन्होंने वो 3 महीने 4 महीने करारदाद उठाई, पुरानी उठाई और कहा जिस पर रायशुमारी होनी है। क्या हुकूमत चाहती है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे देखें, मुल्क की बेहतरी के लिए बात चले? मैं अच्छा, यहाँ पर हुकूमत की तो बात हम उनसे भी मौकिफ लेंगे जो आपने क्वेश्चन रेज किया, लेकिन एक सवाल है, वजीउद्दीन अहमद साहब को क्यों फारिग कर दिया इमरान खान साहब ने? देखिए पार्टी डिसिप्लिन, अगर आपकी पार्टी में जमहूरियत है, बिल्कुल जमहूरियत है, अगर जमहूरियत है तो फिर इख्तिलाफ राय बर्दाश्त क्यों नहीं करते? इख्तिलाफ राय विदन एक पॉलिसी, देखिए एक पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिसीज है, आप इख्तिलाफ राय विदन पार्टी होता है ना। आप नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं, मियां साहब जो हैं वो उनके गिरद 3-4 लोग हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। एतजाज हसन साहब ने कहा पिछली सीटों वालों को भी देखें। पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसा लगता है कि जमहूरियत नहीं है, फैसला एक शख्स करता है। नून लीग के अंदर भी आपका इल्जाम है, और अब तो तहरीक इंसाफ भी खुलकर सामने आ गई। तो फिर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस क्या है मुख्तलिफ सियासी जमातों में और तहरीक इंसाफ? इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कही है उस दिन। उन्होंने कहा जी देखें, पाकिस्तान अगर कोई किसी भी ओहदे के लिए ख्वाहिशमंद है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर आ रहे हैं, आप फिर इलेक्शन लड़े और ऊपर आ जाए। अब ये तरीकाकार तो ठीक नहीं है ना कि जो इलेक्ट होकर ऊपर आ गया आप कहें जिसको हटाएं। आप में एबिलिटी है तो हमने तो एक रूट दिया हुआ है ना बाकी पॉलिटिकल जमातों के अंदर। सलमान साहब, डू यू एग्री विद हिम? देखिए बात यह है कि पहली बात तो इस हद तक मैं इमरान खान से इत्तफाक करता हूं कि जो पार्टी मामलात है उसे मीडिया की जिन्नत नहीं बनना चाहिए, और जिसको इसका डेकोरम जो है वो पार्टी होती है। दुनिया की पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर यही कुछ होता है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर, लेकिन अब मसला ये है मीडिया आजाद हो वहां पर तो ये मामला आते हैं। सर नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखिए बात यह है, दुनिया में जब पार्लियामानी पार्टी पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें पार्टी डेकोरम ये होता है कि अगर आपको इख्तलाफात है तो पार्टी के अंदर आके बात करें, और अगर आपको पार्टी के अंदर पूरा मौका मिलेगा अगर आप अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश करें। वजीउद्दीन अहमद साहब ने ये खिलाफवर्जी की पार्टी के डेकोरम, सिर्फ जस्टिस वजीउद्दीन ने थोड़ी की है, वो तो हर बंदा करता है। हामिद खान साहब के बारे में हामिद खान भी करते रहे, अच्छा खुद भी कर रहे हैं। अभी जहांगीर तरीन साहब को भी मैंने इंटरव्यू देखा कल, वो भी कर रहे थे पार्टी पॉलिसी के, फिर उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि डेकोरम के अंदर तो सब लोग गलत काम कर रहे हैं। उससे पहले जावेद आजमी साहब को फारिग कर दिया आपने। अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है। अच्छा अब हमने, मैं बताता हूँ ना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी सुने, हमने वो गुफ्तगू भी सुनी है जो कंटेनर पे बैठ के हुई है, जिसको हम इमेच्योरिटी की बातें करते हैं, और माजरत के साथ वो वीडियो दोबारा निकाल लें जो पार्लियामेंट के अंदर भी गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो भी हमने देखी हुई है ना। तो इसलिए वो होता ही है कि आप जिस वक्त होते हैं ना, आप बोल रहे होते हैं, वो एक बड़ी मशहूर मसला है ना जी कि पहले सोचो फिर बोलो। हम पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं कि ये क्या हो गया हमसे, गलत और ये सब लोग कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। अच्छा, मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, सॉरी भुट्टो कहते मैंने, डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब से। डॉक्टर साहब कदा माजरत भी मैं चाहता हूं आपसे, लेकिन ये सवाल है कि पहले तोलो फिर बोलो। क्या अब ये तो नहीं कहा जाएगा तहरीक इंसाफ से कि शर्म करो, हया करो, और फिर तो इस तरह के जुमले तो नहीं आएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखो इंडिविजुअली तौर पे जब आपको पता है कि तमाम पार्टीज़ को, तमाम लीडर्स को, तमाम इदारों को खान साहब ने ब्लेम किया, तो आप कहीं कहीं से उनकी आवाज़ें भी आती हैं। जहाँ जहाँ पे किसी को आप जख्म लगाते हैं ना, तो ये कोई हमारी पार्टी पॉलिसी में नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता इनको बेइज्जत करना है। हम तो इनको वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आइन और कानून भी इस मुल्क के लिए है। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम करने पड़ते हैं। आज देखें, कल पार्लियामेंट ने फौजी अदालतों के क़याम की मंजूरी दी थी, तो आज आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको आइन देखें, उसको पूरा आपके आइन और कानून में नहीं था, लेकिन उसको पास किया। अब देखें, अगर मैं ये समझता हूं कि हमें एक दूसरे को गाली देने की बजाय हमें आपको मुल्की मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कल फैसला अवाम का है। बहुत शुक्रिया। एक दूसरे को गाली देने के बजाय मुल्की मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। सलमान आबिद साहब, नुमान साहब, सईदा साहब, आप तीनों मेहमानों का
मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुल्की सियासत जिस तरफ जारी है और मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तकाजा यही है तमाम सियासतदानों को अवाम की फिक्र करनी चाहिए। सैलाब मुतासिरीन है उनकी इमदाद के लिए इकट्ठे हो जाए और मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर भी वक्त का तकाजा है कि सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। एहतशाम उर रहमान को इजाज़त दीजिएगा वक्त स्पेशल से। अल्लाह हाफिज़।